हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी क्लासेस। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एसिड बेस बफर का पार्ट फर्स्ट कराया था। आज हम पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। तो उस क्लास में मैंने आपको दो थ्योरी बता दी थी। एसिड बेस बताया था, एसिड बेस क्या होते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन बताया था। एसिड बेस की तीन थ्योरीज होती हैं, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुइस एसिड बेसिस। तो उसमें से आपको मैंने दो थ्योरी के बारे में बता दिया था। तीसरी थ्योरी जो थी वो आज कंप्लीट करेंगे। तो आज के सेशन में एसिड बेस एंड बफर पार्ट 2 लेके आई हूं मैं। इसमें थर्ड थ्योरी है लुइस एसिड बेस थ्योरी। तो प्रीवियस थ्योरी पहले से हम दो थ्योरी को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारी पहली थ्योरी थी आर्हेनियस थ्योरी। तो आर्हेनियस ने क्या कहा था कि एसिड जो होता है वो ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में घुलने पर H+ आयन देता है, और बेस जो होता है बेस पानी में घुलने पर OH- आयन देता है या हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ऐसे ही ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा कि एसिड जो है वो प्रोटोन एक्सेप्टर है और बेस जो है वो प्रोटोन डोनर है। अब तीसरी थ्योरी की बात करते हैं लुइस एसिड बेस ने। तो लुइस ने कहा कि अकॉर्डिंग टू लुइस एन एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे भाई। पहली वाली थ्योरी में क्या था, प्रोटोन की बात की थी, प्रोटोन डोनर है या प्रोटोन एक्सेप्टर। यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है हमें लुइस एसिड बेस में, इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये दो चीजें यही याद हमें रखना है। तो अकॉर्डिंग टू लुइस एन एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो एसिड वो सब्सटेंस है इनके अनुसार जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। पेयर का मतलब होता है दो, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन। अब पेयर में बोलेंगे तो वो एक पेयर बोला जाएगा। वैसे अगर हमको अलग अलग बोला जाएंगे, सिंगल क्वांटिटी बोले जाएंगे तो वो दो है भाई। पेयर में दो, अब हम जूते को दो थोड़ी बोलते हैं, एक जोड़ी बोलते हैं, यानी एक पेयर बोलते हैं। तो एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस इज, ये उल्टा होगा, बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्लियर। तो ऑल कंपाउंड्स और आयंस कंटेनिंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिन ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कुछ अनशेयर्ड मतलब जिनको जो शेयर ना किए गए हों, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वो क्या होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लुइस बेस। उनको हम लुइस बेस कहते हैं भाई, उनके नाम के हिसाब से हो गया। अगर एसिड है तो लुइस एसिड और लुइस बेस है तो लुइस बेस हो जाएगा। तो अगला है ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इस लाइन को हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड, जो ब्रॉन्स्टेड के एसिड थे, जो ब्रॉन्स्टेड ने एसिड बताए थे वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। और ऑल ब्रॉन्स्टेड बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे BF3, ZnCl2, SO3, AlCl3। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें क्या है, ये जो अलग अलग जैसे B है और F3 है, ये जुड़े हुए कैसे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन का साझा किस प्रकार हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन किसने किसको दिए हैं, इस पे डिपेंड करता है। और तब हम बता सकते हैं कि इसमें से आपका जो एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो दो चीज हमें मेन चीज क्या इसमें क्या याद रखना है, लुइस के अनुसार एसिड तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और बेस जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। ठीक है, आगे इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल जो है वो मैंने लिया है BF3। ठीक है, BF3 को कहेंगे बोरोन ट्राइफ्लोराइड। इसमें तीन फ्लोरीन के एटम्स हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे बोरोन ट्राइफ्लोराइड, 3 है इसलिए। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में हम देखेंगे पहले इस मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री क्या है कि इन दिस मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल में बोरोन का एटॉमिक वेट जो है वो 5 है, यानी कि बोरोन का एटॉमिक वेट क्या है, 5 है। और एटॉमिक वेट के बेस पे ही हम उसको जो इलेक्ट्रॉन है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, 2 और 3, यानी कि इसको बांटेंगे। यानी कि जैसे इसका बोरोन का हम एटम है ये बोरोन का, तो इसके अंदर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाहर की कक्षा में 3, क्योंकि अंदर की कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमने 2 ऐसे डॉट डॉट से मैंने शो कर दिया
फिर 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बाहरी कक्षा में आ जाएंगे। अब इसको अपनी यहाँ इस बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, वैसे तो अधिकतर 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन इसको अपने यहाँ इसे अपने बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यानी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं। तो हो गई बोरोन की बात कि बोरोन का एटॉमिक वेट 5 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3 है, और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम एटम में, वो मैंने इस तरीके से शो करा है। तो इट रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स 6 सेट। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट इट्स 6 सेट, अपनी 6 स्टेट पूरे करने के लिए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 3 तो ऑलरेडी है इसके पास, 3 इसको और चाहिए। तो अब देखते हैं फ्लोरीन की बात की। फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है वो 9 है। फ्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 9, और तो इसका इसी कितना होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा फ्लोरीन का। अगर मैं इधर बनाऊं, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये मैं फ्लोरीन का बना रही हूँ भाई। 2 सबसे पहले 2 आ जाएंगे, 2 के बाद बच्चे 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ आ गए। तो इसको ये अपनी 8 पूरी कर सकता है, इसके पास 7 है, इसे बस 1 चाहिए। इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो फ्लोरीन का एटॉमिक वेट 9 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 7। तो इट रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसको अपनी ऑक्टेट मीन्स 8 है ना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, इसको अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो आइए इसको मैं अब आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरीके से इनमें शेयरिंग होगी। तो मैं आपको ये स्ट्रक्चर के थ्रू समझा रही हूँ। मैं इसको दोबारा से ही बना देती हूँ जिससे कि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। हमने लिया था ना BF3 बोरोन फ्लोराइड, तो पहले हम बोरोन लिखेंगे। तो बोरोन का लिख दिया मैंने B। ठीक है, अब बोरोन की बाहरी कक्षा में कितने थे, 3 थे पहले से। तो मैं 3 को कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगी, हम अपनी तरफ से कुछ भी सिंबल बना सकते हैं। मैंने यहाँ क्रॉस से बना रही हूँ मैं बोरोन के लिए, ये क्रॉस बोरोन के लिए, एक इस साइड में कर दिया, एक साइड में, एक इस साइड में। ये 3 किसके इलेक्ट्रॉन है, ये बोरोन के इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन कितने हैं, BF3, फ्लोरीन 3 है, तो हम 3 साइड पे जोड़ देंगे। एक मैं इस साइड पे जोड़ रही हूँ, एक इस साइड पे जोड़ रही हूँ, और एक इस साइड पे जोड़ रही हूँ। फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो वो 7 हम कैसे अलग दिखाने के लिए मैं दूसरी तरीके से इसको बना रही हूँ। मैं इस पॉइंट से बनाती हूँ इसकी 7 इलेक्ट्रॉन, 6 यहाँ हो गए, 1 2 3 4, हर में 7 होंगे ना, जैसे एक एटम में है ऐसे हर एटम में 7 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। एक कहाँ पे, एक हम इधर बनाएंगे, इसका एक इधर, इसका एक इधर। अब इसको ऐसे सर्कल बना देंगे। ठीक है, अब इस सर्कल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन गिनेंगे इंक्लूडिंग वो एक्स को भी। तो अब फ्लोरीन के पास कितने हो गए, फ्लोरीन के पास 8 हो गए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो गया। ऐसे इस वाले फ्लोरीन का भी पूरा हो गया, ऐसे इस फ्लोरीन का भी पूरा। अब बोरोन का देखें तो बोरोन को के लिए हम एक सर्कल इस तरीके से बना देते हैं। तो बोरोन की बाहरी कक्षा में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बोरोन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और फ्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है बोरोन से। तो इस तरीके से ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मतलब शेयरिंग होता है। तो उस आधार पे उन्होंने एसिड है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। यानी कि आप इसने यहाँ पे किसने ज्यादा, इसके एग्जाम्पल है, मैं वो भी आपको बना लिख देती हूँ यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल तो BF3 था, दूसरा हो गया हमारा NH3 यानी अमोनिया। N को बीच में ले लेंगे, हाइड्रोजन 3 है तो 3 हाइड्रोजन बाहर ले लेंगे। नाइट्रोजन में होते हैं आपकी भारी कक्षा में होते हैं 5। ठीक है, तो हम 5 को क्रॉस से बना लेंगे, 1 2 3, सॉरी नाइट्रोजन की भारी कक्षा में 3 होते हैं, तो मैं 3 बना दिए क्रॉस से, और हाइड्रोजन में भी होता है 1, हाइड्रोजन में होता है 1। तो अब इसको हम ऐसे गोल सर्कल बना लेंगे, ऐसे सर्कल बना लेंगे, और ऐसे सर्कल। तो इसको आप बना लीजिए।
ठीक है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं बफर्स पे। बफर क्या होते हैं? तो एसिड बेस की तीनों थ्योरी के बाद हम बताते हैं आपको कि बफर क्या होता है। बफर्स एक्चुअल में जो एसिड और बेस का ही एक मिक्सचर होता है ना, जो हमारे एसिड होते हैं और जो बेस होते हैं उनको ही मिला के तैयार किया जाता है, ये ना एक सोल्यूशन होता है। तो बफर्स आर द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब दोनों, इलेक्ट्रोलाइट में सब आ जाते हैं, एसिड बेस एंड बफर। तो बफर्स आर द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट चेंज देयर पीएच वैल्यू। तो बफर्स ऐसा ऐसे सिस्टम है, यानी बफर ऐसा सोल्यूशन है जो जिनके पीएच, जो पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं, जो पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। मतलब बफर्स ऐसे सिस्टम है जो पीएच को चेंज ना होने दें और पीएच को मेंटेन करके रखे, चाहे उनमें कुछ ना कुछ हम थोड़ा बहुत परिवर्तन करें तब भी। अब जैसे बफर सोल्यूशन है उसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर दें फिर भी उसकी पीएच चेंज ना हो। जैसे हमारा कोई बफर सोल्यूशन है और उसका हमें डाइल्यूशन करना है, डाइल्यूशन का मतलब उसको हमें थोड़ा पतला बनाना है या फिर उसमें थोड़ा हमें कुछ मिलाना है और कुछ मिलाना है, तो हम अगर उसको मिलाएंगे तो भी उसकी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो बफर्स आर द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डू नॉट चेंज देयर पीएच वैल्यू, उसकी पीएच वैल्यू को चेंज नहीं होने देते। और ये कुछ 4 पॉइंट है, ये करने के बाद भी हमारा जो बफर सोल्यूशन होगा उसकी पीएच चेंज नहीं होती है। ऑन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो कुछ समय तक ऐसे ही रखा रहे तब भी उसकी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होगी। एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जैसे नमी, ताप, टेम्परेचर वगैरह जो भी कुछ है, सब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं। इनके एक्सपोजर में आने पर, मतलब इनके संपर्क में आने पर भी, इनके कांटेक्ट में आने पर भी उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड है स्लाइट डाइल्यूशन। स्लाइट डाइल्यूशन मतलब स्लाइट का मतलब होता है हल्का, हल्का डाइल्यूशन करने पर, मतलब थोड़े डाइल्यूट करने पर भी उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। लास्ट है एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। अगर हम थोड़ी मात्रा में उसमें एसिड डालें, मतलब जो हमारा बफर सोल्यूशन होगा उसमें अगर हम थोड़ी मात्रा में एसिड डालें या थोड़ी मात्रा में बेस डालें तब भी उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये होते हैं बफर्स। बफर्स वो है जो पीएच को मेंटेन रखे। बस आपको एक बात ध्यान में रखना है कि बफर्स वो सोल्यूशन है जो पीएच को मेंटेन करते हैं, पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं, चाहे कंडीशंस चेंज भी हो जाए तब भी। तो आगे है बफर सिस्टम। बफर सिस्टम क्या होता है? तो बफर्स के बाद बफर सिस्टम बताते हैं कि बफर सिस्टम क्या होता है। मतलब बफर सिस्टम में हम पेयर बना लेते हैं, मतलब दो बफर्स लेंगे, उन दो को मिला लेंगे और एक सिस्टम तैयार हो जाएगा उससे। तो आर पेयर ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स, मतलब दो ऐसे कंपाउंड्स जो थोड़े बहुत रिलेटेड होते हैं। जैसे सोडियम, जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। तो अब इसमें हम ऐसा मिला दें जो थोड़ा इससे रिलेटेड हो, तो हम इसमें मिलाएंगे सोडियम एसिटेट। तो सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA। हमने ये मिला दिया इसके अंदर। अब आप देखोगे कि इनमें कुछ सिमिलैरिटी है, इसमें भी CH3COO है और इसमें भी CH3OO है। तो इस तरीके से मतलब कुछ एक दूसरे से थोड़े रिलेटेड हो, जिनमें कोई एक आयन सेम हो। हमें ऐसे कंपाउंड्स लेने हैं और ऐसे कंपाउंड्स का सोल्यूशन बनाना है, तो उसको हम बफर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। बफर सिस्टम्स आर पेयर मतलब जोड़ा, पेयर ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स। रिलेटेड कंपाउंड मतलब जो थोड़े बहुत सिमिलर हो। रिलेटेड कंपाउंड्स कैपेबल का मतलब होता है उतनी क्षमता हो उनमें कि वो ऐसा काम कर सके, मतलब पीएच को मेंटेन कर सके। कंपाउंड केपेबल ऑफ रेजिस्टिंग का मतलब होता है रोकना, मतलब रोक ले वो। रेजिस्टिंग लार्ज चेंज, मतलब कोई बड़ा परिवर्तन होने से रोक ले ना। ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें ऐसी क्षमता हो कि वो कुछ बड़ा परिवर्तन होने से रोक ले। किसमें? पीएच में बड़ा परिवर्तन होने से रोक ले। चेंज इन द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन की पीएच, मतलब सोल्यूशन की पीएच को कोई बड़ा परिवर्तन होने से रोक ले। कॉज्ड बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। ठीक है। तो बफर सिस्टम क्या है? मिक्सचर ऑफ मतलब दो ऐसे सॉल्यूशंस का मिक्सचर है। ये दो ऐसे सॉल्यूशंस का मिक्सचर है जो आपस में सिमिलर हो, यानी कि उनमें कुछ कॉमन हो, कॉमन आयन इफेक्ट हो, उसमें एक आयन कैसा हो, सेम हो, जो जिनमें कॉमन आयन इफेक्ट हो। और अगर हम उसमें कुछ एसिड कुछ मात्रा में और अलग से कुछ मात्रा में एसिड डालें या कुछ
बेस डालें, तब भी उसके पीएच में बहुत बड़ा परिवर्तन ना होने दें। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बफर सिस्टम कहते हैं, यानी ऐसे पेयर को हम बफर सिस्टम कहते हैं। तो ऐसे ही आगे आता है बफर एक्शन। तो बफर एक्शन में भी यही है कि जो काम हो रहा है, मतलब मतलब जैसे हमारा ये सिस्टम हो गया, मैंने बताया कि एक एसिटिक एसिड लिया और एक हमने ये ले लिया। तो इन अ बफर containing acetic acid and sodium acetate, the acid is weak electrolyte and sodium acetate is strong acid। तो ये जो हमारा सोडियम एसिटेट है ना, ये सोडियम एसिटेट है, ये एसिटिक एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। तो डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज सप्रेस। तो जो एसिटिक एसिड का सप्रेशन, जो डिसोसिएशन है मतलब टूटना है, वो सप्रेस हो जाएगा। किसकी वजह से? कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। भाई अब अगर हम दोनों की रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, आप खुद ही सोच के देखो क्या बनेगा। ये वाला CH3CO चलो Na से जुड़ जाएगा, है ना, तो वापस से क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस CH3COOH। वापस से यही बनेगा ना दोनों की रिएक्शन से, क्योंकि आयन क्या है, सेम है, ये वाला आयन सेम है, CH3COO CH3COO, बस ये H एक्स्ट्रा, ये N एक्स्ट्रा, ये अलग है। तो भाई इस वाले COO से ये Na जुड़ जाएगा और इस वाले CH3COO से ये H जुड़ जाएगा। तो कुछ परिवर्तन हुआ है ना, सेम ही रहा है ना सब। तो इस वजह से क्या होगा, पीएच में परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखते हैं, उसके बाद आती है बफर कैपेसिटी। बफर हो गया, बफर सिस्टम हो गया, बफर एक्शन हो गया, उसके बाद है बफर कैपेसिटी। तो बफर सॉल्यूशंस होते हैं वो पीएच को चेंज नहीं होने देते। बफर सॉल्यूशंस डू नॉट चेंज पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, पहले से क्लियर है। तो द बफर, जो बफर का एक्शन है, यानी जो बफर का काम है, उसी को हम कैपेसिटी कहते हैं, यानी कि जितना अच्छा काम करेगा उतनी उसकी कैपेसिटी है। तो बफर एक्शन इज नोन एज बफर कैपेसिटी। अब बफर कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब बफर की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतने ही अच्छे से वो बफर टॉलरेट करेगा, यानी सहन कर सकता है कि उसकी पीएच चेंज ना हो, सोल्यूशन की पीएच में कोई बदलाव ना आने पाए। तो इसके बाद मैं आपको कराऊंगी पीएच। पीएच क्या होता है क्योंकि कई बार इसमें नाम आ गया पीएच, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि पीएच होता क्या है। पीएच जो है किसी भी सोल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है। मतलब पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कि किसी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन की कितनी मात्रा है, कितनी क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या पीएच। तो आज के सेशन में बस इतना ही है। तो मैंने एसिड बेस और बफर बता दिया है आज। एसिड बेस की तीनों थ्योरीज हो गई, बफर भी हो गया। नेक्स्ट जो अब अभी आपके वीडियो में आपको मैं पीएच के बारे में बताऊंगी और एट लास्ट ये वाला हमारा टॉपिक जो है वो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो, कुछ आप नोट्स वगैरह आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। Thanks for watching Easy Classes. Thank you.